हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं टेक्सटाइल ना। और टेक्सटाइल में हम लोगों की पिछली क्लास हुई थी वो क्या हुई थी, रंगाई की अवस्था, यानी रंगाई जो है वो किस पर की जाती है। तो हम लोगों ने 3 अवस्थाओं को पढ़ा था। एक क्या कि रेसे पर रंगाई होती है, दूसरी क्या धागे पर रंगाई होती है, तीसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि रेसे पर रंगाई होती है, धागे पर रंगाई होती है, तीसरी जो अवस्था हम लोगों की हुई थी वो कपड़े की हुई थी, कपड़े पर होती है। और सबसे अच्छी रंगाई कौन सी मानी जाती है, जो किस पर होती है, जो रेसे पर होती है ना। और हम लोगों ने रेसे की रंगाई को 3 भागों में बांट कर पढ़ा था कि टॉप, डॉप और स्टॉक डाई। टॉप डाई जो होती है वो वस्टर्ड ऊनी कपड़े के लिए होती है, जो कि जानते हैं कि ये अच्छे ऊनी कपड़े माने जाते हैं ना, बहुत ही इसकी क्वालिटी बहुत उच्चतम होती है। और जो डॉप डाई होती है वो कृत्रिम जगत के रेसे के लिए माने जाते हैं। और जो स्टॉक डाई होती है वो क्या है कि प्राकृतिक जगत के रेसे के लिए अच्छे माने जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने कई प्रकार की डाई को पढ़ा था, टॉप डाई, स्टॉक डाई और डॉप डाई, कई प्रकार की डाई को पढ़ा था। डिस्पर्स डाई क्या होती है इसके बारे में हम लोगों ने समझा था। तो सारी चीज़ें जो है हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें, क्रॉस डाई क्या होती हैं ना, यूनियन डाई क्या होती है। क्रॉस डाई क्या होती है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्रॉस डाई में क्या करते हैं कि इसमें दो प्रकार के रेसे लेते हैं, 2 अलग अलग रेसे लेते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि 2 रेसे से जुड़ा हुआ उससे क्या होता है कि उसको लेते हैं, उसके बाद उस पर कलर करते हैं ना। तो दोनों पे क्या होता है कि अलग अलग तरीके से क्या होता है कि दोनों पे अलग अलग कलर आता है, क्योंकि एब्जॉर्ब करने की क्षमता जो होती है क्रॉस डाई में वो अलग अलग होती है। लेकिन यूनियन डाई में क्या होता है, भले ही आप अलग अलग प्रकार के रेसे लीजिए, लेकिन क्या होता है कि जब आप उनको कलर करेंगे तो दोनों पे समान कलर आएंगे। तो ये हम लोगों ने कई प्रकार के जो है वो डाई को पढ़ा था, रंग पढ़ा था। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, छपाई के बारे में ना। हमने रंगाई कर ली, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, छपाई के बारे में। तो छपाई जो है ये भी क्या है, छपाई भी एक प्रकार की क्या है, फिनिशिंग है। छपाई क्या है, यानी प्रिंटिंग क्या है, प्रिंटिंग क्या है, एक प्रकार की फिनिशिंग है, एक प्रकार की प्रिंटिंग क्या है, एक प्रकार की फिनिशिंग है। और अगर बात की जाए तो रेसे, धागे, कपड़े तीनों इससे क्या होते हैं, मतलब प्रिंटिंग जो है, छपाई किए जा सकते हैं। हमने क्या कहा कि एक प्रकार की क्या होती है, फिनिशिंग है। और रेसे, धागे, कपड़े तीनों की मतलब तीनों जो होते हैं कि आप अगर देखिए फिनिशिंग जो होती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रंगाई ना, पहले आप एक तरफ लिख लीजिए रंगाई, दूसरी तरफ आप क्या लिखेंगे कि छपाई। तो जब आप रंगाई कर रहे होते हैं तो इसमें क्या करते हैं, कलर घोर के उसको क्या करते हैं, उसमें डिप करते हैं। या तो आप रेसे को रंगते हैं, या तो धागे को रंगते हैं, या तो कपड़े को रंगते हैं। लेकिन छपाई जो होती है ये अलग अलग तरीके से की जाती है ना। इसमें हम लोग कई प्रकार की छपाई को पढ़ेंगे। और ये भी क्या है, एक प्रकार की फिनिशिंग है। ये क्या है, ये रेसे पर की जा रही थी। और किस पर की जा रही थी, धागे पर रंगाई की जा रही थी। और किस पर की जा रही थी, कपड़े को। मतलब अगर आपको रंगना है तो आप रेसे को रंग के कपड़े बना सकते हैं, धागे को रंग के बना सकते हैं, कपड़े को भी आप कलर कर सकते हैं। लेकिन छपाई अगर आप करेंगे तो आप रेसे पर छपाई नहीं कर सकते, ना कि धागे पर छपाई कर सकते हैं। अगर आपको छपाई करनी है तो आप किस पर छपाई करेंगे, तो सिर्फ कपड़े पर छपाई की जाती है, कपड़े पर छपाई की जाती है। तो हमने क्या समझा कि रंगाई तीनों पर की जाती है। या तो आप रेसे पर रंग लीजिए, या तो आप जब कपड़े का निर्माण कर रहे हैं तो आप धागे को कलर करके उसके बाद कपड़े बनाइए, या तो आप कपड़े को कलर कर लीजिए। छपाई की बात करेंगे तो छपाई सिर्फ कपड़े पर ही की जाती है। अब देखेंगे प्रिंटिंग में कई प्रकार की प्रिंटिंग होती है। तो एक पहली प्रिंटिंग क्या होती है, ब्लॉक प्रिंटिंग को क्या कहेंगे, ठप्पा प्रिंटिंग। यानी ठप्पा क्या होता है कि जैसे आप लोग देखते होंगे कि मतलब मतलब क्या होता है, मुहर लगाने वाला ना। तो आप उसमें क्या होता है कि इंक, मतलब उसको मुहर रहता है, उस पर मतलब लकड़ी का ठप्पा बना हुआ होता है, उसमें जो भी नाम लिखा होता है, सब कुछ लिखा रहता है, अपने कॉलेज, अपनी संस्था जो भी चीज़ें होती हैं सब लिखी रहती हैं। उसको क्या करते हैं, पहले इंक में उसको ऐसे उस पर इंक लगा लेते हैं। उसके बाद जहाँ पर उसको मतलब जो भी कागज़ कापी जहाँ पर कुछ करना रहता है, जहाँ पर वो लगाना रहता है, तो वहाँ पर उसको टच कर देते हैं। तो वो क्या होता है कि वहाँ पर वो चीज़ें
छप जाती हैं। तो सेम आप इसी तरीके से आप समझ सकते हैं ठप्पा छपाई। इसमें क्या होता है कि लकड़ी होता है, लकड़ी का ठप्पा बना होता है, और ये जो होती है ना, ये जो लकड़ी की ठप्पा होती है, ये इसका भी क्या होता है कि हर चीज़ कितने अंदर तक ये निर्मित होगा, कितने अंदर तक ये कलर जाएगा। तो आप मान सकते हैं कि जो ठप्पा रहेगा लकड़ी का, ये आधे इंच तक गहरा होता है। कितना गहरा होता है? आधा इंच। आधा इंच जो होता है ना, ये आधा इंच तक गहरा होता है। क्या? ठप्पा। ये जब आधा इंच तक गहरा रहेगा, इसको क्या करेंगे कि आप स्याही पर जो भी आपको कलर करना है, आप कलर में उसको डीप करेंगे, या तो उसको बस ऐसे कलर लगा लेंगे। उसके बाद कपड़े पर जहाँ जहाँ आपको छापना रहेगा, उस पर आप उसको ऐसे ऐसे लगाते जाएंगे, तो वो क्या होगा कि वहाँ पर वो सी चीज़ें छपती जाएंगी। तो सेम यही चीज़ क्या है कि इसको बोलते हैं ठप्पा छपाई। और सबसे प्राचीन यही है, सबसे प्राचीन छपाई क्या है? ब्लॉक प्रिंटिंग यानी ठप्पा छपाई। तो ब्लॉक प्रिंटिंग, पहली प्रिंटिंग क्या पढ़ेंगे? ब्लॉक प्रिंटिंग। ब्लॉक प्रिंटिंग क्या है? ये छपाई की सबसे प्राचीन विधि है। छपाई की सबसे प्राचीन विधि है, प्राचीन विधि है। तो ये ठप्पा छपाई क्या है? प्राचीन की सबसे छपाई की सबसे प्राचीन विधि है, और ये धीमी गति से छपाई होती है। जाहिर सी बात है कि आप हाथ से छपाई कर रहे हैं, एक बार उसको उसमें कलर लगा रहे हैं, उसके बाद कपड़े पर कर रहे हैं, फिर कलर लगा रहे हैं, कलर में डिप कर रहे हैं, फिर कपड़े पर कर रहे हैं। तो ये क्या होती है कि मतलब छपाई की सबसे प्राचीन विधि है, और ये धीमी गति से छपाई होती है। धीमी गति से छपाई होती है। और हमने क्या समझा? धीमी गति से छपाई होती है। यह ठप्पा जो होता है, यह ठप्पा कितना? आधा इंच। कितना? आधा इंच गहरा होता है। यह ठप्पा कितना गहरा होता है? तो यह ठप्पा जो होगा ये आधा इंच गहरा होता है, और यह सबसे महंगी होती है। यह सबसे महंगी होती है। तो ठप्पा छपाई जो होती है यह सबसे महंगी होती है, और यह सबसे साधारण भी होती है। यह सबसे साधारण भी होती है। तो ये क्या है? ये सबसे महंगी भी है, और सबसे क्या है? सबसे साधारण भी होती है। यह एक कैसे? ठप्पे के रूप में लगाई जाती है। यह एक ठप्पे के रूप में लगाई जाती है। और यह ठप्पा जो होता है किसका बना होता है? लकड़ी का। यह ठप्पा किसका बना होता है? लकड़ी का। लकड़ी का बना होता है। यह ठप्पा लकड़ी की होती है। यह लकड़ी, और कौन सी लकड़ी की? शीशम, सागौन, और कौन सी? लिनोलिनम। शीशम, सागौन, लिनोलिनम की होती है, कि लकड़ी होती है। इस लकड़ी में, और ये क्यों इस लकड़ी का होता है? ये लकड़ी बहुत अच्छी होती है। हम लोगों ने जब होम मैनेजमेंट पढ़ा है तो हम लोगों ने उसमें कई प्रकार की लकड़ियाँ पढ़ी हैं ना, कौन कौन सी लकड़ी अच्छी होती है, किसमें जल्दी कीड़े लगते हैं, किसमें जल्दी कीड़े नहीं लगते हैं। तो इन तीनों में क्या है? कीड़े जल्दी नहीं लगते हैं। इसमें कीड़े जल्दी नहीं लगते हैं। और ये हमने क्या समझा कि कितना यह ठप्पा जो है आधा इंच गहरा होता है। एक बार फिर से ब्लॉक प्रिंटिंग को देखते हैं। ब्लॉक प्रिंटिंग क्या है कि पहले एक चीज़ और यहीं पर लिख लेते हैं कि यह डिज़ाइन जो कहाँ से ली गई है। यह डिज़ाइन कहाँ से? बंगरू। जो कि कहाँ से? जो जयपुर से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। हमने क्या समझा कि ये जो डिज़ाइन है ये बंगरू से ली गई है, और जो जयपुर से 30 किलोमीटर की दूरी पर, जयपुर में एक स्थान है जो कि जयपुर से कितना? 30 किलोमीटर दूरी पर है बंगरू, और वहाँ से ये डिज़ाइन ली गई है। एक बार हम लोग फिर से ब्लॉक प्रिंटिंग को समझते हैं। ब्लॉक प्रिंटिंग में देखिए कुछ पॉइंट इसका, जो कि चलिए आप मान लीजिए, लेकिन कुछ पॉइंट आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि छपाई की सबसे प्राचीन विधि कौन है?
तो ब्लॉक प्रिंटिंग है। ठीक है, सबसे क्या है, महंगी विधि भी है, ये सबसे साधारण भी होती है, सबसे महंगी भी है। जाहिर सी बात है जिसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लग रहा है, जो काम करने में काफ़ी टाइम लग रहा है, काफ़ी मेहनत लग रहा है, तो वो महंगी होगी ना। और धीमी गति से छपाई होती है, ये धीमी गति से छपाई होती है, ये ठप्पे के रूप में लगाई जाती है। ये ठप्पा लकड़ी का बना होता है। कौन कौन सी लकड़ी का? शीशम, सागौन, लिनोलिनम और की लकड़ी के बने होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, कीड़े जल्दी नहीं लगते हैं। यह डिज़ाइन बंगरू जो कि जयपुर से 30 किलोमीटर की दूरी पे होती है, वहाँ से ये ब्लॉक प्रिंटिंग ली गई है। आगे हम लोग देखते हैं कि ये ब्लॉक प्रिंटिंग के बारे में हो गया। अब दूसरी प्रिंटिंग कौन सी है? ये पहली क्या हो गई, ब्लॉक प्रिंटिंग। अब दूसरी क्या है कि स्टेंसिल छपाई। स्टेंसिल छपाई स्टेंसिल छपाई। अब ये स्टेंसिल छपाई क्या होती है? यह सबसे पहले प्लास्टिक के पेपर पर इसमें क्या करते हैं, देखिए कि स्टेंसिल छपाई क्या होती है। तो पहला पॉइंट इसमें लिखिए कि इसमें सबसे पहले प्लास्टिक के पेपर, इसमें सबसे पहले प्लास्टिक के पेपर पर, या कह सकते हैं कि कागज़ पर भी, सबसे पहले प्लास्टिक के पेपर पर, कागज़ पर क्या करते हैं कि इस पर डिजाइन बनाकर काट लेंगे। इस पर डिजाइन बनाकर काट लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, काट लेंगे। अब इसे काटने से वह क्या है कि प्लेस खाली हो जाएगा, वह प्लेस खाली हो जाएगा। अब इसे काटने से वह प्लेस खाली हो जाएगा। अब 2 पीस हो जाएगा ना, अब 2 पीस हो जाएगा। अब 2 पीस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जो डिज़ाइन काटे हैं और दूसरा जो खाली जगह है, तो जो क्या है, एक डिज़ाइन जो काटे हैं और दूसरा क्या है, खाली जगह है, काटे हैं, दूसरा जो खाली जगह है, अब इस खाली जगह पर रंग भर देंगे। रंग भर देंगे। जापान में यह प्रिंटिंग की जाती है। तो देखिए, एक बार ध्यान से आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिए कि स्टेंसिल छपाई है क्या ना। तो आप जैसे कि कोई कागज़ ले लीजिए, ठीक है, कि स्टेंसिल छपाई क्या है। इसमें सबसे पहले प्लास्टिक के पेपर या कागज़ पर इस प्रकार डिज़ाइन बनाकर काट लेंगे। ये क्या है, कागज़ है, ठीक, मान लीजिए। अब इस पर क्या है, कोई डिज़ाइन बना लेंगे। अब आप कोई डिज़ाइन बना लीजिए, या आप मतलब अब इस टाइम तो डिज़ाइन इस तरीके से काट नहीं पाएंगे, तो इस तरीके से करके क्या है कि मतलब क्या है कि कागज़ पर इस प्रकार डिज़ाइन बनाकर काट लेंगे। अब इसको काट लीजिए, देखिए ना, ये मान लीजिए ये फ्लावर के आकार में आप बनाकर इसको काट लिए हैं, ठीक है। तो ये डिज़ाइन क्या है, इसमें क्या कहा गया है कि कागज़ पर इस प्रकार डिज़ाइन बनाकर काट लेंगे। अब इसे काटने से प्लेस खाली हो गया, प्लेस खाली हो गया ना। यहाँ पर मान लीजिए अगर आप फूल बना, अब मतलब मेरे पास कोई ऐसी चीज़ थी नहीं कि मुझको अच्छे से बारीकी से काट सके, तो ये प्लेस खाली हो गया। अब क्या है कि ये खाली हो जाएगा, अब 2 पीस हो जाएगा। 2 पीस हुआ कि नहीं, एक ये और एक क्या,
ये 2 पीस हो गए, देखिए 2 पीस हो गया। अब एक जो डिजाइन काटे हैं, दूसरा जो खाली जगह है, एक डिजाइन ये हमने काट लिया है, दूसरा जो ये खाली जगह है, खाली जगह पर क्या करेंगे, रंग भर देंगे। तो जब इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे कपड़े पर यहाँ पर रख के इसमें क्या करेंगे, ऐसे 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 रंग भर देंगे ना, जो भी डिज़ाइन रहेगी। आप इस तरीके से मेहंदी लगाने वाली डिज़ाइन देखते होंगे, इसी तरीके से होती है ना। उसमें क्या करते हैं कि ऐसे हाथ पे उसको ऐसे ऐसे उसको लगा देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसमें ऐसे से मेहंदी लगा देते हैं और वो डिज़ाइन बन जाती है। तो सेम उसी तरीके से आप समझ सकते हैं स्टेंसिल छपाई क्या है। एक बार फिर से समझिए कि इसमें एक क्या करते हैं कि स्टेंसिल छपाई में कागज़ का टुकड़ा लेते हैं या कागज़ लेते हैं, और या कह सकते हैं कि प्लास्टिक का पेपर लेते हैं, उस पर क्या करते हैं कि डिज़ाइन बना लेते हैं। डिज़ाइन बनाने के बाद क्या करते हैं कि उसको उसी डिज़ाइन के शेप का उसको काट लेते हैं। काटने के बाद वो 2 पीस में हो जाता है। एक जगह जो होता है, जो कागज़ पर होता है वो खाली हो जाता है, दूसरा क्या होता है कि जो डिज़ाइन वाला वो अलग हो जाता है। तो जो पेज खाली हुआ है उसको जहाँ पर डिज़ाइन बनानी हो वहाँ पर रख कर उसमें क्या कर देते हैं, कलर भर देते हैं। यही क्या है कि ये स्टेंसिल छपाई है और ये जापान में ये प्रिंटिंग की जाती है। ब्लॉक प्रिंटिंग को हम लोगों ने क्या समझा था, ब्लॉक प्रिंटिंग को हम लोगों ने क्या समझा था कि उसको ठप्पा छपाई बोलते हैं ना। ये क्या होती है, बहुत धीमी गति से होती है। और किससे की जाती है कि ब्लॉक प्रिंटिंग बहुत धीमी गति से होती है। और ये कहाँ, बंगलुरु से, जो कि कहाँ से कि 30 किलोमीटर है जयपुर से उसकी दूरी, वहाँ से ये ली गई है ब्लॉक प्रिंटिंग। और इसमें क्या लकड़ी में क्या होता है, आधा इंच गहरा होता है, उसी तरीके से डिजाइन बनी होती है। वही क्या करते हैं कि पहले उसको मतलब कोई भी कलर रहता है, कलर में उसको ऐसे ऐसे लगा लेते हैं, फिर उसको जहाँ जहाँ कलर करना होता है वहाँ कपड़े पर ऐसे ऐसे छापते जाते हैं, ठप्पा लगाते जाते हैं। यही क्या है कि ठप्पा छपाई है। तो आप लोगों ने आई होप बहुत अच्छे से ये दोनों छपाई इस तरीके से समझी होंगी कि अब आप लोगों को भूलना नहीं चाहिए दोनों छपाई। कौन कौन सी, एक ब्लॉक प्रिंटिंग, दूसरा क्या है स्टेंसिल छपाई। अब तीसरे नंबर की बात करेंगे क्या, स्प्रे छपाई। स्प्रे छपाई या इसे ब्रश छपाई भी बोलते हैं। ये छपाई जो है किससे, हाथ और ब्रश से भी की जाती है। ये किससे, ये छपाई हाथ और ब्रश से की जाती है। तो ये छपाई किससे की जाती है, हाथ और ब्रश से भी की जा सकती है। और स्प्रे प्रिंटिंग करने के लिए स्प्रे कितना, स्प्रे प्रिंटिंग करने के लिए कौन सी, जैकार्ड। स्प्रे प्रिंटिंग करने के लिए जैकार्ड बुनाई और ब्रोकेड और क्या है कि या डॉबी वीव, या डॉबी वीव ना, डॉबी का कपड़ा होना चाहिए, डॉबी का कपड़ा होना चाहिए। इसमें क्या है कि इसको करने के लिए पायल बुनाई का भी कपड़ा ले सकते हैं, पायल बुनाई का भी कपड़ा ले सकते हैं। तो हमने क्या समझा, जो स्प्रे छपाई है या ब्रश छपाई जिसको बोलते हैं, ये छपाई हाथ से और ब्रश से की जाती है। स्प्रे प्रिंटिंग करने के लिए जैकार्ड बुनाई या ब्रोकेड या डॉबी या किसका, पायल बुनाई का भी कपड़ा ले सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आप इसमें कमियां भी देखेंगे। कमियां क्या है, इसकी कमियां यही है कि इसमें समय ज़्यादा लगता है, श्रम भी ज़्यादा लगता है, और ये कॉटन वूलन सिल्क पर भी कर सकते हैं, कॉटन वूलन सिल्क पर भी
कर सकते हैं। तो ये क्या हो गई, स्प्रे छपाई हो गई, जिसको ब्रश छपाई बोलते हैं। ये छपाई, इसमें क्या होता है, जो डिज़ाइन बनी होती है उसमें क्या करते हैं, ब्रश में कलर भर के उसके बाद उस पर स्प्रे मारते हैं, उस जहाँ डिज़ाइन करनी होती है तो स्प्रे के द्वारा उसको क्या करते हैं, कलर करते हैं। तो आप आजकल देखते होंगे कि एक एयर ब्रश जो मतलब इस तरीके का कुछ एक मतलब मेकअप भी होता है ना, तो वो भी क्या होता है कि वो भी ब्रश से इस तरीके से ऐसे उसको मार के उसको क्या किया जाता है, फेस पर मेकअप किया जाता है। तो ये क्या है कि स्प्रे छपाई, ब्रश छपाई, ये छपाई हाथ और ब्रश से की जाती है। ये प्रिंटिंग किस पर की जाती है, जैकार्ड बुनाई या ब्रॉकेट, डॉबी, इन सब पे, या पायल बुनाई का भी इसमें कपड़ा ले सकते हैं। कॉटन, वूलन, सिल्क पर भी इसको कर सकते हैं। कमियाँ इसकी क्या है, इसकी कमियाँ हैं, समय ज़्यादा लगता है क्योंकि बहुत सावधानी से इसको करना पड़ता है कि आप ब्रश के द्वारा इस तरीके से, अगर ये डिज़ाइन बनी हुई है ना, मान लीजिए ये ऐसे कोई डिज़ाइन बनी है, अब इसको ब्रश द्वारा मारेंगे तो इससे क्या है कि ये बाहर न जाए, तो बहुत सावधानी से इसको करना चाहिए। इसमें श्रम ज़्यादा लगता है, समय भी ज़्यादा लगेगा और श्रम भी ज़्यादा लगेगा। तो ये क्या हो गया, स्प्रे छपाई हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सी छपाई है। फिर उसके बाद है ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग। ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग ये क्या है, ये हाथ से नहीं, किससे की जाती है, ये मशीन से की जाती है। किससे की जाती है, ये हाथ से नहीं, किससे की जाती है, मशीन से की जाती है, की जाती है। एक हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लोग वीविंग पढ़ रहे थे, डबल क्लॉथ वीविंग, उसमें क्या हो रहा था कि एक साथ दो कपड़े तैयार हो रहे थे, उसमें 3 धागे की ज़रूरत पड़ रही थी, एक ताने के लिए, दूसरा बाने के लिए, तीसरा क्या होता है दोनों को जोड़ने के लिए। तो उसमें क्या होता था कि तीन धागे की ज़रूरत होती थी और उससे क्या है डबल कपड़े तैयार होते थे। उसी तरीके से आप ये भी कर सकते हैं ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग, ये हाथ से नहीं मशीन से की जाती है। इसे क्या कहते हैं, इसे द्विपक्षी छपाई भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, द्विपक्षी छपाई भी कहते हैं। तो इसे द्विपक्षी छपाई भी कहते हैं। यह कपड़े के दोनों साइड छपाई एक बार में करती है। यह कपड़े के दोनों साइड छपाई एक बार में करते हैं। तो ये कपड़े के दोनों साइड छपाई कितने, एक बार में की जाती है। ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग क्या है, ये हाथ से नहीं मशीन से की जाती है। इसे द्विपक्षी छपाई कहते हैं। कपड़े के दोनों साइड मतलब दोनों साइड छपाई जो होती है वो आप एक बार में कर सकते हैं। तो यही क्या है, ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग है, जैसा कि आप लोगों को नाम से पता होगा। तो आप लोगों ने स्प्रे छपाई देखा कि स्प्रे जो है स्प्रे के द्वारा, यानी इसको क्या है ब्रश के द्वारा भी करते हैं, ये हाथ से की जाती है और हम लोगों ने मतलब हाथ और ब्रश से की जाती है। दूसरी छपाई हम लोगों ने क्या देखी, ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग देखी। इसको क्या है एक साथ दोनों तरफ मतलब क्या है कि एक साथ जो होते हैं दोनों साइड छपाई होती है। इसमें दो कपड़े पर छपाई नहीं हो रही है, एक कपड़े के दोनों साइड छपाई होती है, वही क्या कहलाती है, ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग कहलाती है। और हम लोगों ने क्या देखा, ब्लॉक प्रिंटिंग देखा, जिसे ठप्पा छपाई भी बोलते हैं। स्टेंसिल देखा, स्टेंसिल में क्या होता था कि कागज़ के टुकड़े पर हम लोग डिजाइन बना के उसके बाद क्या करते हैं कि उसको काट लेते हैं। हम लोगों को दो टुकड़े प्राप्त होते हैं। एक जो है कि जो खाली स्थान है उसको जहाँ पर डिज़ाइन बनाना होता है वहाँ पर रख कर उसमें क्या करते हैं, कलर भर दिया जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि स्टेंसिल छपाई बोलते हैं। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे कि ब्लॉच प्रिंटिंग। ब्लॉच प्रिंटिंग, ब्लॉच प्रिंटिंग क्या है, ये जो छपाई है ना ये हाथ से नहीं किससे की जाती है, ये हाथ से नहीं किससे, मशीन से की जाती है। से नहीं मशीन से की जाती है। तो ये छपाई जो है
ये ब्लाउज प्रिंटिंग जो है ये हाथ से नहीं किससे की जाती है, मशीन से की जाती है। और इसमें जो होता है ब्लाउज प्रिंटिंग में, इसमें क्या होता है, इसमें डिजाइन व पृष्ठभूमि एक साथ छापे जाते हैं। इसमें डिजाइन व पृष्ठभूमि एक साथ छापे जाते हैं। तो ये ब्लाउज प्रिंटिंग हो गई, ये हाथ से नहीं की जाती है, किससे की जाती है, मशीन से की जाती है। इसमें डिजाइन व पृष्ठभूमि एक साथ छापे जाते हैं। हम आप लोगों को इसको समझाते हैं। ये क्या है कि जैसे आप मान लीजिए ये कपड़ा है, ठीक, कपड़े का टुकड़ा है। अब आप इस पर डिजाइन बना लीजिए कि आप इस पर तो ये डिज़ाइन बन गई, ठीक है। अब ये कपड़ा है, ये कपड़े पर आपने डिज़ाइन तैयार कर ली। अब इसमें क्या हो गया, इसमें क्या कह रहा है कि हाथ से नहीं मशीन से की जाती है। इसमें डिजाइन व पृष्ठभूमि एक साथ छापे जाते हैं। मतलब ये क्या है, ये पृष्ठभूमि है, ये डिज़ाइन है। इन दोनों को क्या करेंगे कि इन दोनों को एक साथ रंग देंगे। ये भी रंगा जाएगा मशीन से और ये भी रंगा जाएगा। यही दोनों क्या है, जब दोनों एक साथ रंग रहे हैं। अगर पूछा जाए आपसे कि मतलब कौन सी प्रिंटिंग ऐसी है कि जिसमें डिजाइन और पृष्ठभूमि एक साथ छापी जाती है, तो आप क्या कहेंगे, ब्लाउज प्रिंटिंग है। क्या है, ब्लाउज प्रिंटिंग है। डिजाइन भी एक साथ छप रही है, ये भी छप रहा है ना, ये भी आपका कलर हो जा रहा है। तो ये क्या है कि ब्लाउज प्रिंटिंग हो गई। अब नेक्स्ट नंबर पर हम लोग क्या देखते हैं, रोलर प्रिंटिंग। अब ये जो रोलर प्रिंटिंग है, जैसा कि आप लोगों को नाम से भी पता होगा कि ये रोलर के द्वारा की जाती है। ये प्रिंटिंग जो होती है रोलर मशीन से की जाती है। और इस प्रिंटिंग में तीन रोलर लगे होते हैं। कितने, इसमें कितने, 3 रोलर लगे होते हैं। तो हमने क्या समझा, रोलर प्रिंटिंग में रोलर मशीन से की जाती है। इसमें कितने रोलर लगे होते हैं, 3 रोलर जो होते हैं वो लगे होते हैं। इसका आविष्कार कब हुआ था, इसका आविष्कार जो है, इसका आविष्कार कितना, 1785 में थॉमस वेल्स, किसका, रोलर प्रिंटिंग का आविष्कार 1785 में थॉमस वेल्स ने किया था। ये कहाँ के थे, ये फ्रांस के थे, फ्रांस के ना, इन्होंने किया था ये रोलर प्रिंटिंग हो गई। ये क्या होते हैं, इसमें देखिए, इसको ध्यान समझिए। इसमें कितने रोलर लगे हैं, 3, और तीनों के तीनों जो है गतिशील रहेंगे तभी ये चलेगा। अब इसको समझते हैं, ये क्या है, 3 रोलर हैं। तो पहला रोलर यहाँ पर लगा है, ये पहला रोलर है। जो पहला रोलर रहेगा ये रंग का रोलर रहेगा। कैसा, रंग का रोलर। ये कैसा, पूरा रंग इसमें लगा रहेगा। अब यहीं पर दूसरा रोलर बना लीजिए, ये दूसरा रोलर हो गया। इसको जो बोलेंगे, ये डिजाइन का रोलर है। ये देखिए, पहला रोलर है, दूसरा रोलर है, ये क्या, डिजाइन वाला रोलर है, डिजाइन का रोलर है। तो ये डिजाइन इसमें बना लीजिए। ये डिजाइन वाला रोलर हो गया। अब तीसरा रोलर जो होगा, ये क्या होगा, कपड़े का। तीसरा रोलर कपड़े का रोलर है। इसमें क्या होगा, इसमें कपड़ा लपेटा रहेगा। ठीक है, अब इसको समझते हैं। इसमें 3 रोलर लगे हैं। पहला रोलर की बात हो जाएगी तो रंग का, दूसरा रोलर बात होगी तो डिज़ाइन का, रंग का हो गया, दूसरा डिज़ाइन का, तीसरा जो है वो किसका, कपड़े का, तीसरा कपड़े का। पहला रोलर जो है वो किसमें, वो रंग में डूबा हुआ है।
अब ये घूमेगा, किस पर जाएगा? तो ये जो है पहला रोलर जो है वो रंग में डूबा है, यह घूमकर डिजाइन वाले के संपर्क में आया। ये क्या करेगा? ये घूमेगा और डिजाइन वाले संपर्क में जाएगा। डिजाइन इससे क्या होगी? इससे डिजाइन जो होती है, डिजाइन पे कलर लग जाएगा। हमने क्या कहा कि जब इसके संपर्क में आया और इस पर क्या है, रंग लगा दिया, जिससे क्या है, डिजाइन रंगीन हो गई। एक बार फिर से समझिए, पहला रोलर घूमा ना, घूम के ऐसे ऐसे घूमते घूमते गया इस पे क्या किया कि जो डिजाइन बनी है उस पर कलर लगा दिया। अब ये घूमते घूमते जा रहा है कहाँ पर? कपड़े पर, और कपड़े को छाप दे रहा है। क्या है? डिजाइन बन गई। हमने क्या कहा कि पहला रोलर डूबा हुआ है किसमें? कलर में। यह घूमकर डिजाइन वाले के संपर्क में आया, यह घूमा और डिजाइन वाले के संपर्क में आया, और यह जो है जब डिजाइन इसके संपर्क में आई तो रंगीन हो गई। अब डिजाइन वाला रोलर घूमकर कपड़े के टच में होकर क्या होता है कि कपड़े पर डिजाइन को छाप देगा। तो ये क्या हो गई? रोलर प्रिंटिंग हो गई। रोलर प्रिंटिंग कैसे होती है इसको समझते हैं फिर से। रोलर प्रिंटिंग जो होती है ये रोलर मशीन के द्वारा की जाती है। 3 रोलर लगे होते हैं। जो पहला रोलर होता है वो रंग का रोलर होता है, दूसरा जो होता है वो डिज़ाइन बनी हुई रोलर होती है, तीसरा जो होती है वो कपड़े की रोलर होती है। जब जो नीचे रोलर है वो घूम रहा है, पहला रोलर जो घूम रहा है वो किस पर गया? कलर वाला, रंग वाला रोलर है, और वो घूम कर किस पर गया? डिज़ाइन पर। डिज़ाइन क्या हो गई? डिज़ाइन को रंगीन कर दिया, डिज़ाइन में कलर लग गए। अब वो डिज़ाइन वाला घूमा, कहाँ गया? वो कपड़े पर, और कपड़े पर जाकर उसको क्या किया कि उसको मतलब कलर के साथ उसको छपाई कर दी, मतलब उस पर क्या की? प्रिंटिंग कर दिया। जिस तरीके से डिजाइन बनी है और कलर के साथ क्या होगा कि इस पर कपड़े पर छप जाएगा, क्योंकि इस पर क्या है? कपड़ा लपेटा हुआ है। यही क्या हो गई कि ये रोलर प्रिंटिंग हो गई। अब आगे देखते हैं, और इसका आविष्कार कब हुआ था? 1785 में। किसने किया था? 1785 में हुआ था इसका आविष्कार ना, और इसको थॉमस वेल्स ने किया था। ये कहाँ के थे? फ्रांस के थे। अब उसके बाद देखते हैं डिजिटल प्रिंटिंग। डिजिटल प्रिंटिंग, अब ये डिजिटल प्रिंटिंग किससे की जाती है? ये प्रिंटिंग होती है ना, ये बिल्कुल भी नई प्रिंटिंग है, और बहुत तेज़ी से क्या है कि ये फैल रही है। ये बहुत एकदम क्या है? एकदम नई प्रिंटिंग है, नई प्रिंटिंग है और बहुत तेज़ी से फैल रही है। और ये क्या है कि किसके? कंप्यूटर की सहायता से बनाकर ना, इसको किसके सहायता से बनाते हैं? कंप्यूटर की सहायता से, कंप्यूटर के सहायता से बनाकर, इसे कंप्यूटर के सहायता से बनाकर इंजेक्ट प्रिंट के द्वारा प्रिंटिंग का काम देते हैं। प्रिंटिंग का तो ये क्या हो गई? डिजिटल प्रिंटिंग हो गई। ये बिल्कुल भी नहीं है, कंप्यूटर की सहायता से बनाकर इंजेक्ट प्रिंट के द्वारा प्रिंटिंग का काम दिया जाता है या प्रिंटिंग करते हैं। यही क्या है कि ये क्या हो गई? डिजिटल प्रिंटिंग हो गई। अब दूसरा देखते हैं कौन सी प्रिंटिंग है? स्क्रीन प्रिंटिंग। स्क्रीन प्रिंटिंग में इसको क्या कह सकते हैं? इसको ये अवरोधक प्रिंटिंग के अंतर्गत आता है। अब अवरोधक क्या होता है उसको हम अभी बताएंगे। क्या होता है कि ये क्या कह सकते हैं आप? ये अवरोधक प्रिंटिंग है, अवरोधक प्रिंटिंग है। स्क्रीन प्रिंटिंग भी अवरोधक प्रिंटिंग है। और अभी हम लोग इसी के साथ क्या पढ़ेंगे? बाटिक प्रिंटिंग। ये भी क्या है? अवरोधक प्रिंटिंग है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है इसको देखते हैं। इसके लिए क्या कहते हैं कि स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए इसमें क्या करते हैं कि इसके लिए एक फ्रेम चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है इसके लिए? इसके लिए क्या होता है कि एक फ्रेम चाहिए होता है, और इस फ्रेम पर क्या है? नायलॉन का कपड़ा खींचकर सेट कर देते हैं। इस फ्रेम पर कौन सा कपड़ा? नायलॉन का कपड़ा खींचकर सेट कर
देते हैं। इस फ्रेम पर नायलॉन कपड़ा खींचकर क्या करते हैं, सेट कर देते हैं। अब इस पर हम किसी चीज़ से डिज़ाइन बनाते हैं। अब इस पर डिज़ाइन बनाते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं। अब इस पर क्या करेंगे कि डिज़ाइन बना देते हैं। अब हमें जहाँ रंग नहीं लगाना होता है, अब हमें जहाँ रंग नहीं लगाना होता है, अब हमें जहाँ रंग नहीं लगाना होता है क्या करते हैं कि वहाँ पर अवरोधक लगा देते हैं, वहाँ पर अवरोधक लगा देते हैं। जहाँ रंग नहीं लगाना होता है वहाँ पर क्या करते हैं कि अवरोधक लगा देते हैं। अब जब छपाई करेंगे तो उस हिस्से पर क्या होगा कि रंग नहीं चढ़ेगा, वहाँ पर अवरोधक लगा देते हैं। अब जब छपाई करेंगे तो क्या होगा कि उस हिस्से पर रंग नहीं चढ़ेगा, उस हिस्से पर क्या होगा कि रंग नहीं चढ़ेगा जब हम लोग छपाई करेंगे। क्या है कि स्क्रीन प्रिंटिंग में उस पर क्या होता है कि जब रंग नहीं जाएगा सारा क्या है इसमें, लेकिन इसमें एक चीज़ है, इसमें क्या करते हैं सारा बैकग्राउंड क्या करते हैं ढककर छपाई करते हैं ना। इसमें सारा बैकग्राउंड ढककर छपाई करते हैं। इसको करने के लिए रेजिन पैराफिन ऑयल का यूज़ करते हैं। अब एक बार समझिए इसको, स्क्रीन प्रिंटिंग क्या है और इसमें क्या लिखा है। बस इतनी सी बात है कि अवरोधक प्रिंटिंग है ये ना, और ये सब क्या है अवरोधक है। मोम वगैरह क्या है अवरोधक है। इसके लिए एक फ्रेम चाहिए होता है। मान लीजिए ये आपने फ्रेम ले लिया, ठीक, ये फ्रेम हो गया। इसके लिए एक फ्रेम चाहिए होता है। इस फ्रेम को नायलॉन का कपड़ा खींचकर इस पर सेट कर देते हैं। इस फ्रेम पर क्या है नायलॉन का कपड़ा सेट कर दिया हमने। अब क्या कह रहा है कि अब हम इस पर डिज़ाइन बनाते हैं ना। हम क्या करेंगे कि डिज़ाइन बनाएंगे। मान लीजिए कि कुछ भी डिज़ाइन बना लिए, ये डिज़ाइन मान लीजिए बन गई, ठीक। अब हम इस पर क्या करते हैं कि इस पर अब हमें जहाँ रंग नहीं लगाना होता है वहाँ पर अवरोधक लगा देते हैं। हमें क्या है कि यहाँ पर रंग नहीं लगाना है, यहाँ पर रंग लगाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे सारे बैकग्राउंड को ढककर छपाई करते हैं, सारे पे क्या करेंगे अवरोधक लगा देंगे, ठीक है। सारे पर अवरोधक लग गया। अब इस पे क्या है कि बैकग्राउंड ढककर छपाई करते हैं। इसको करने के लिए रेजिन अब इस पर क्या करेंगे छपाई करेंगे। जब आप इस पर छपाई करेंगे तो कलर जो है वो यहाँ पर तो आपने ढक दिया है पूरा, और यहाँ पर आपने कलर किया है तो कलर इसके बाहर नहीं जाएगा, हाँ, और सिर्फ इसी क्या है डिज़ाइन के में ही रहेगा। तो यही क्या है स्क्रीन प्रिंटिंग है। स्क्रीन को ढककर क्या की जाती है कि छपाई की जाती है। अब आगे देखते हैं कि आप ये भी कह सकते हैं बैकग्राउंड को ढककर, सारी बैकग्राउंड को ढककर डिज़ाइन बिल्कुल ढका नहीं रहेगा, उस पर क्या होती है कि छपाई की जाती है। यही स्क्रीन प्रिंटिंग है। अब नेक्स्ट क्या देखते हैं, बाटिक प्रिंटिंग। बाटिक प्रिंटिंग क्या है, ये इंडोनेशिया, ये भी क्या है अवरोधक प्रिंटिंग है। कहाँ इंडोनेशिया के बाटिक प्रिंटिंग इंडोनेशिया के जावा में की जाती है। जावा में की जाती है कौन सी प्रिंटिंग, बाटिक प्रिंटिंग। और इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले कपड़े पर डिज़ाइन बना लेते हैं। इसमें सबसे पहले कपड़े पर डिज़ाइन बना, इस
इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, कपड़े पर डिज़ाइन बना लेते हैं। बनाकर क्या करते हैं, डिज़ाइन पर मोम लगा देते हैं। डिज़ाइन पर मोम लगा देते हैं। इसमें सबसे पहले कपड़े पर डिज़ाइन बना लेते हैं और डिज़ाइन पर क्या करेंगे, मोम को लगा देंगे, जिससे डिज़ाइन जो है, डिज़ाइन पर कलर ना जाए। डिज़ाइन जो है जिस पर डिज़ाइन पर कलर ना जाए। उसके पहले क्या था, हम लोग जो प्रिंटिंग पढ़े थे, स्क्रीन प्रिंटिंग। स्क्रीन प्रिंटिंग क्या थी, उसमें क्या है, बैकग्राउंड ढक रहे थे। एक बार फिर से यहीं पर समझते हैं कि छपाई का काम करने के बाद हम लोग जब मतलब इसमें क्या है, डिज़ाइन पर मोम लगा देते हैं और छपाई का काम करने के बाद मोम को हटा देते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं अवरोधक को हटा देते हैं। अवरोधक को हटा देते हैं। यहाँ पर डिज़ाइन को क्या करते हैं कि यहाँ पर डिज़ाइन को ढकते हैं। यहाँ पर डिज़ाइन को ढकते हैं। और स्क्रीन प्रिंटिंग में डिज़ाइन को नहीं ढक रहे थे, वहाँ डिज़ाइन ओपन थी, डिज़ाइन में कलर भर रहे थे। लेकिन बाटिक प्रिंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, डिज़ाइन को ढक लेते हैं, बैकग्राउंड को कलर करते हैं। यही दोनों में अंतर है। एक बार इसको समझिए आप लोग अच्छे से कि ये जान लीजिए कपड़ा है, ठीक है। मान लीजिए साँचा है, साँचे पे कपड़ा है, कपड़े पे हमने क्या किया कि मतलब कपड़े को, नायलॉन कपड़ा उसको फंसा दिया। अब उस पे क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, ये डिज़ाइन बना लेंगे, डिज़ाइन बना लेंगे दोनों पे। अब अगर स्क्रीन प्रिंटिंग करनी है, मान लीजिए ये कौन सी स्क्रीन, ये क्या है, बाटिक प्रिंटिंग करनी है। अब यहाँ समझते हैं, अगर आपको स्क्रीन प्रिंटिंग करनी है तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर स्क्रीन प्रिंटिंग करेंगे तो यहाँ पर मोम लगा देंगे, चारों तरफ क्या करेंगे, मोम को लगा देंगे। यहाँ मोम लगा देंगे, यानी बैकग्राउंड को मोम से ढकते हैं, यानी बैकग्राउंड को मोम से ढकते हैं। तो हमने क्या समझा कि ये बाटिक प्रिंटिंग है और ये स्क्रीन प्रिंटिंग। स्क्रीन प्रिंटिंग जब बना रहे हैं तो बैकग्राउंड को मोम से ढकते हैं, और बाटिक प्रिंटिंग में क्या करते हैं, जो डिज़ाइन बनी है उसको मोम से ढकते हैं। मात्र यही अंतर है दोनों में। और जब आप डिज़ाइन बना लेंगे तो क्या करेंगे कि मोम को हटा देंगे। आप लोग समझ रहे होंगे मेरा कहने का मतलब क्या है कि स्क्रीन प्रिंटिंग में स्क्रीन पर मोम या कोई अवरोधक चीज़ लगा देते हैं, और बाटिक प्रिंटिंग में क्या करते हैं कि यहाँ पर डिज़ाइन को ढकते हैं। यानी इसमें देखिए, इसमें स्क्रीन पर मोम लगा है और यहाँ पर बाटिक प्रिंटिंग में यहाँ पर मोम लगा है। ठीक, यहाँ पर मोम लगा दिया। और जब आप डिज़ाइन बना लेंगे उसके बाद क्या करेंगे कि गर्म पानी में डालकर इसको, जब आप गर्म पानी में डालकर मोम को हटाते हैं, तो ये क्या हो गई कि स्क्रीन प्रिंटिंग और बाटिक प्रिंटिंग में बहुत बारीकी अंतर है। स्क्रीन प्रिंटिंग में स्क्रीन पर मोम लगा रहे हैं और बाटिक प्रिंटिंग में आप कलर को ढक रहे हैं। अरे क्या कर रहे हैं कि डिज़ाइन को ढक रहे हैं मोम से। ये दो प्रिंटिंग हो गई। अब आगे देखते हैं। आगे कौन सी है, डिस्चार्ज प्रिंटिंग। डिस्चार्ज प्रिंटिंग क्या है, इसमें क्या है, पहले इसमें एक कपड़ा लेकर उसको रंगना है। एक कपड़ा लेकर उसको रंगते हैं, और एक कपड़ा लेकर क्या करते हैं कि उसको रंगते हुए रंगे कपड़े को क्या कहते हैं, रंगे हुए कपड़े को पीच डाई क्लॉथ कहते हैं। पीच डाई क्लॉथ कहते हैं। रंगे हुए कपड़े को पीच डाई क्लॉथ कहते हैं। अब इस कपड़े पर क्या करते हैं कि रोलर से, इस कपड़े को रोलर से गुजारते हैं।
गुजारते हैं। और रोलर पे क्या होता है, डिज़ाइन बना होता है। रोलर पर डिज़ाइन बना होता है और डिज़ाइन पर ब्लीच लगा होता है, और डिज़ाइन पर ब्लीच लगा होता है। डिज़ाइन पर क्या होता है कि डिज़ाइन पर ब्लीच लगा होता है, और वो भी ब्लीच कौन सी होगी, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड ब्लीच लगी होती है। तो हमने क्या समझा, एक बार आप लोग इसको फिर से समझिए। इसमें मात्र क्या है कि डिस्चार्ज प्रिंटिंग है, ये डिस्चार्ज कर दे रहा है। आप इसको इस तरीके से समझिए, एक कपड़ा लेकर उसको रंगते हैं, उसको पीच डाई क्लॉथ कहेंगे। जो कपड़ा रंगा जाता है उसको पीच डाई क्लॉथ कहते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा है। अब इस कपड़े को रोलर से गुजारते हैं, क्योंकि हमने उसको क्या किया, उसको कलर किया हुआ है ना। अब यही जो है, मान लीजिए ये कपड़ा है, इसको हमने कलर किया है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि अब इस कपड़े को रोलर से गुजारते हैं। तो ये जो कलर कर लिया, अब इस कपड़े को रोलर से गुजारेंगे। रोलर में क्या है, डिज़ाइन बनी हुई है। मान लीजिए कोई डिज़ाइन रोलर में बनी हुई है, और उस वहाँ पर क्या होती है, डिज़ाइन बनी होती है, और उस डिज़ाइन पर क्या लगी होती है, ब्लीच। तो जब इस कपड़े को गुजारेंगे ना, तो जो डिज़ाइन उसमें ब्लीच, मतलब क्या है कि डिज़ाइन पर, रोलर में डिज़ाइन पर ब्लीच लगी हुई है, तो इसको क्या है, उसमें जब ये उससे गुजरेगा तो जो डिज़ाइन बनी हुई है वो डिज़ाइन यहाँ पर छप जाएगी, यहाँ पर क्या होगी, छप जाएगी। और इसमें जो कलर था, जहाँ जहाँ कलर हुआ था, वो कलर क्या है, हट जाएगा, कलर हट जाएगा, क्योंकि ब्लीच लगा है। और आप क्या करेंगे कि सारा कलर, मतलब सारा कपड़ा आप देखेंगे अलग कलर का रहेगा, और डिज़ाइन जो है वो वहाँ पर रंग नहीं रहेगा। यही क्या है कि डिस्चार्ज प्रिंटिंग है। अब आगे हम लोग देखते हैं फ्लॉक प्रिंटिंग। फ्लॉक प्रिंटिंग में क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें कपड़े पर इसमें कपड़े पर डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, के अनुसार, इसमें कपड़े पर डिज़ाइन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, गोंद लगाएंगे। गोंद लगाएंगे। अब क्या करते हैं कि गोंद लगाएंगे। अब इस डिज़ाइन पर क्या करते हैं, अब इस डिज़ाइन पर क्या करेंगे, ऊन, सूती या क्या है कि सूती या कोई चमकीले रेशे को इस पर गिरा देंगे। क्या करते हैं कि इस पर गिरा देते हैं या गिरा देंगे, इस पर गिरा देंगे। अब गोंद पर क्या होती है कि छोटे छोटे रेशे चिपक जाते हैं। अब इसको हम लोग समझते हैं ये क्या है। देखिए, इसको ध्यान से समझिए कि एक प्रकार की ये एक मतलब डिज़ाइन आप लोगों ने हो सकता है कि इस प्रकार की प्रिंटिंग की हो कि इसमें क्या होता है कि उसमें डिज़ाइन बनाकर हम लोग क्या करते थे कि उसमें डिज़ाइन बनाकर उसमें अंदर क्या है कि गोंद वगैरह लगा देते थे। जैसे कि जो गम आता है चिपकाने वाला, उसको क्या करते थे कि डिज़ाइन पर लगा देते थे, उसमें बालू ऐसे डालते थे ना, वो बालू वाली प्रिंटिंग होती थी। हम लोगों ने बनाई है, तो ये क्या है, काफ़ी अवस्था है, आप लोगों ने भी बनाई हो। अब ये फ्लॉक प्रिंटिंग में क्या है, सेम वही चीज़ें हैं। इसमें एक कपड़े पर क्या करेंगे, डिज़ाइन के अनुसार गोंद लगाएंगे। जैसे कि आपने ये कपड़ा लिया, कपड़ा पर क्या किया आपने, ये मान लीजिए ये डिज़ाइन बना लिया ना, कुछ भी डिज़ाइन बना लिया इस तरीके से, कुछ भी ना,
ये डिज़ाइन बना लिया। अब इस डिज़ाइन पर क्या है, आपने गोंद लगा लिया, आपने यहाँ पर गोंद लगा लिया। तो कहाँ गोंद लगा है, यहाँ यहाँ यहाँ, तो गोंद लगा लिया। अब इस डिज़ाइन पर आपने गोंद लगा लिया। ऊन, सूती या कोई चमकीला रेशा आप इस पर डालिए, आप इस पर डालेंगे तो वो रेशे जो होते हैं ना इस पर चिपक जाएंगे, ये पूरी डिज़ाइन पर जो आपने बनाई है। और क्या है, यहाँ 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 ये सब जगह पे नहीं चिपकेगा। उसके बाद आप इसको झाड़ देंगे तो क्या है कि आपको देखेंगे कि डिज़ाइन पर आपके ये जो रेशे चिपक गए हैं वो देखने पर सुंदर लगेंगे। यही क्या है, फ्लॉक प्रिंटिंग हो गई। आप लोगों ने समझा होगा। इसमें क्या करते हैं कि कपड़ा पे डिज़ाइन बना लेते हैं और उस डिज़ाइन पर गोंद लगा लेते हैं और उसमें ऊन और तो क्या है कि कॉटन के रेशे को क्या करते हैं या कोई चमकीले रेशे को उस पर डालते हैं। उसके बाद कपड़ा झाड़ देते हैं तो जो डिज़ाइन बनाई हुई है जिस पर गोंद लगा था वहाँ गोंद पर क्या होते हैं, रेशे चिपक जाते हैं। ये क्या हो गई, फ्लॉक प्रिंटिंग हो गई। आगे हम लोग नेक्स्ट प्रिंटिंग देखते हैं। ट्रांसफ़र प्रिंटिंग क्या है, कौन सी, ट्रांसफ़र प्रिंटिंग। अब ट्रांसफ़र प्रिंटिंग के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या होता है, इसको क्या देखेंगे, ट्रांसफ़र प्रिंटिंग कैसे होती है कि ट्रांसफ़र डाई में या ट्रांसफ़र प्रिंटिंग में, ट्रांसफ़र प्रिंटिंग में क्या डिस्पर्स डाई जो होता है ना ये सबसे अच्छा होता है। लेकिन इसमें देखेंगे ट्रांसफ़र प्रिंटिंग में क्या डिस्पर्स डाई सबसे अच्छा होता है, डिस्पर्स डाई होता है क्योंकि डाई जो है वो ताप के संपर्क में अच्छा क्या है कि अच्छा प्रभाव देता है। डाई ताप के डाई ताप के संपर्क में क्या करता है कि अच्छा प्रभाव देता है या अच्छा प्रभाव पड़ता है। पहले जो इसमें क्या है ट्रांसफ़र प्रिंटिंग, पहले इसमें देखते हैं, ध्यान से इसको समझिएगा कि पहले क्या है जब मतलब आप लोग च्युइंगम खाते रहे होंगे तो उसमें एक स्टिकर निकलता था ना, स्टिकर को, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है। आप लोगों ने अगर च्युइंगम खाया होगा तो वो क्या है कि उसमें एक स्टिकर निकलता था, उस स्टिकर को हाथ पे ऐसे रख के ऊपर ऐसे रगड़ते थे। जो भी डिज़ाइन बनी होती थी उसको क्या करते थे कि इसको खींच के निकालते थे, वो डिज़ाइन क्या है इस पर छप जाती थी। सेम वही चीज़ है इसमें ट्रांसफ़र प्रिंटिंग में, जो मतलब उस पर क्या होती है कोई मतलब इस तरीके से आती है और उसको कपड़े पर करके उस पर ताप देते हैं, उसको गर्म करते हैं, उसके बाद उसको ताप देते हैं, ताप से क्या करते हैं फिर उसको हटा लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो डिज़ाइन होती है उस पर छप जाती है। आगे नेक्स्ट देखेंगे अवरोधक छपाई। अवरोधक छपाई इसके अंतर्गत क्या होता है कि जिसके अंदर कलर जो है ना जा सके वही क्या कहलाता है, अवरोधक छपाई। जिसके अंदर क्या हो कि कलर ना जा सके वही क्या कहलाता है कि अवरोधक छपाई। अब अवरोधक छपाई में हम लोगों ने अभी भी क्या पढ़ी कि हम लोगों ने स्टेंसिल पढ़ा, स्टेंसिल, उसके बाद क्या है बाटिक पढ़ा, बाटिक पढ़ा। ये क्या है अवरोधक छपाई है, इसको बोलते हैं रेसिस्ट स्टाइल छपाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेसिस्ट स्टाइल छपाई, जिसको क्या कहते हैं कि अवरोधक मोम, पैराफिन, क्या क्या लगे होते हैं, मोम हो गया, पैराफिन गोंद ना, मोम पैराफिन गोंद ये सब क्या होते हैं कि लगे होते हैं। और मोम का प्रयोग किस पर करते हैं, किस कपड़े पर, मोम का प्रयोग बाटिक और किस पर, स्क्रीन पर, स्क्रीन प्रिंटिंग पर की जाती है। स्क्रीन प्रिंटिंग में और बाटिक प्रिंटिंग में हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, स्क्रीन प्रिंटिंग में हम लोगों ने समझा कि स्क्रीन को हम लोग क्या करते हैं अवरोधक से ढक देते हैं लेकिन डिज़ाइन को नहीं ढकते हैं। बाटिक प्रिंटिंग में हम लोगों ने क्या समझा, बाटिक को हम लोग क्या करते हैं अवरोधक से ढकते हैं लेकिन क्या है उसके बैकग्राउंड को नहीं ढकते। स्क्रीन में बैकग्राउंड को ढका जाता है, बाटिक में डिज़ाइन को ढका जाता है, यही दोनों में अंतर है। ये अवरोधक छपाई ये दोनों है। स्टेंसिल छपाई देखेंगे तो ये भी क्या है, ये मतलब अभी हम लोगों ने ये देखा है सारी चीज़ें कि कौन सी स्टेंसिल छपाई है, कौन सी अवरोधक छपाई है, सब कुछ हमने देखा। अब आगे देखते हैं
कि तो हमने क्या देखा, ये ट्रांसफ़र सफाई प्रिंटिंग देखी, और उसके बाद ट्रांसफ़र प्रिंटिंग में हमने क्या देखा कि ट्रांसफ़र प्रिंटिंग क्या होती है कि जिस तरीके से मतलब क्या होगा कि कोई चीज़ें हैं, आप ये कह सकते हैं कि मतलब उस पर मतलब ये जो है आपसी पेपर वगैरह होती है, उस पर डिज़ाइन बनाकर उस तरीके से मतलब वो पेपर आता है, उस पर डिज़ाइन बनाकर उसको क्या करते हैं कि उसको ऐसे कर लेते हैं, ऐसे रख देंगे कपड़े पर उसको रख देंगे, फिर उसको ताप देंगे। ताप देने पर क्या होगा कि वो डिज़ाइन जो होती है उस मतलब उस पेपर से उस कपड़े पर छप जाती है। यही ट्रांसफ़र प्रिंटिंग, मतलब उस स्थान से वहाँ ट्रांसफ़र होकर दूसरी जगह पर चली गई, यही ट्रांसफ़र प्रिंटिंग हो गई। अवरोधक क्या हुआ ये भी आप लोगों ने समझा। तो अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन, मतलब आप लोगों की रंगाई और छपाई दोनों जो है वो समाप्त हो गई। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन है क्या कि ढाका का मलमल का निर्माण होता है। ढाका के मलमल का निर्माण होता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, ढाका के मलमल का निर्माण होता है सूती रेशों से, कृत्रिम रेशों से। तीसरे नंबर पर तीसरा ऑप्शन क्या है कि ऊनी रेशों से, रेशम से। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है, जब फ्लोट वार्प यार्न से बनता है तो कहलाता है। जब फ्लोट वार्प यार्न से बनता है तो कहलाता है। पहला ऑप्शन क्या है कि साटिन वीव, साटिन बुनाई। दूसरा क्या है कि सेटिन बुनाई, और तीसरा क्या है कि रिब बुनाई, और चौथा क्या है कि ए और बी दोनों। तीसरा क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्त्र बनाने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी वस्त्र बनाने की विधि प्रत्यक्ष रूप में तंतु द्वारा वस्त्र बनाने की प्रक्रिया से संबंधित है। तंतु द्वारा वस्त्र बनाने की पहला क्या है, ग्रिड विधि। दूसरा क्या है, दूसरा है नमदा विधि। तीसरे नंबर पर क्या है कि बुनाई विधि, और चौथे नंबर पर क्या है कि नीटिंग विधि। अब यहाँ पर भी इस बुनाई में आप वीविंग लिख सकते हैं, यहाँ पर आप नीटिंग समझिए, क्योंकि दोनों का अर्थ क्या होता है, बुनाई होता है। अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या, पहले एक एक क्वेश्चन देखते हैं। ढाका के मलमल का निर्माण होता है, तो ढाका के मलमल का निर्माण किससे होता है, ये आप लोग जानते ही हैं। क्या सूती रेशों से होता है, कृत्रिम रेशों से होता है, ऊनी रेशों से होता है, किससे होता है, सूती रेशों से होता है। और अगर यही पूछा जाए कि पटोला, जो कि गुजरात की पटोला किस पर की जाती है, तो गुजरात की पटोला जो होती है वो सिल्क पर बनती है। किस कपड़े पर, सिल्क पर गुजरात की पटोला बनती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब फ्लूट वार्प यार्न से बनता है तो कहलाता है ना, तो क्या कहलाता है, वार्प की बात हो रही है, वार्प यार्न। तो सेटिन बुनाई यहाँ पर आप लिख लीजिए,
सेटिन, ये सेटिन हो गया। साटिन, साटिन बुनाई, इंग्लिश दोनों की हम बता दे रहे हैं, सेटिन बुनाई और साटिन बुनाई। तो क्या है कि कौन सा इसमें सही होगा? जब फ्लोप वार्प यार्न से बनता है तो कहलाता है, क्या कहलाता है? क्या सेटिन बुनाई कहलाएगी, साटिन बुनाई कहलाएगी, रिब बुनाई, या ए भी तो दोनों? तो यहाँ वार्प यार्न की बात हो रही है ना, तो क्या हो गया? सेटिन बुनाई हो गई। क्या हो गया? सेटिन बुनाई हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन से वस्त्र बनाने की विधि प्रत्यक्ष रूप से तंतु द्वारा वस्त्र बनाने की प्रक्रिया से संबंधित है? ये कौन सी है? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? नमदा विधि। कौन सा सही हो जाएगा? नमदा विधि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रंगने की प्रतिरोधी विधि है। रंगने की प्रतिरोधी विधि है। अब प्रतिरोधी का अर्थ होता है कि रेसिस्ट ना, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है, इसको देखेंगे कि क्या है कि ठप्पा छपाई, बंधेज, ठप्पा छपाई, बंधेज। तीसरे नंबर पर क्या हो गई कि तीसरे नंबर पर है बाटिक, बाटिक, और चौथे नंबर पर क्या है? स्टेंसिल। स्टेंसिल। तो कौन सी यहाँ पर सही होगी? रंगने की प्रतिरोधी विधि है यानी रेसिस्ट स्टाइल। कौन सी क्या हो गई कि ठप्पा छपाई हो गई, या बंधेज हो गई, स्टेंसिल हो गई, या बाटिक प्रिंटिंग? कौन सी होगी? तो यहाँ पर कौन सा तीसरा सही हो जाएगा? बाटिक प्रिंटिंग। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जरी कला कहाँ का प्रसिद्ध है? जरी कला कहाँ का प्रसिद्ध है? अब ये जरी कला किसके बारे में बात हो रही है? ब्रोकेट ना, ब्रोकेट कपड़े की बात हो रही है। तो जरी कला कहाँ का प्रसिद्ध है? बनारस का। और आप लोग इसी से समझ गए होंगे कि जरी कला यानी ब्रोकेट जो है बनारस का बनारस का है, तो ये फेमस है। तो यहाँ पर आंसर भी बनारस हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या है? वस्त्रों पर नमूने छापने की सबसे प्राचीन हस्तविधि है। तो वस्त्रों पर नमूने छापने की सबसे प्राचीन हस्तविधि है। पहला ऑप्शन क्या है? रोलर छपाई। दूसरा क्या है? स्क्रीन छपाई। तीसरे नंबर पर क्या है कि ठप्पा छपाई। स्टेंसिल छपाई। और आप लोगों ने समझा होगा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है वस्त्रों पर नमूने छापने की हस्तविधि क्या है? सबसे प्राचीन, तो ठप्पा छपाई है। इसमें समझा था ना कि ये कागज़, ये क्या है? लकड़ी से बनती है। इसमें कौन कौन सी लकड़ी होती है इसके बारे में हम लोगों ने समझा था कि शीशम होती है, सागौन की लकड़ी से बनाई जाती है। ये बंगरू से यानी जयपुर से कितना 30 किलोमीटर आगे क्या है कि बंगरू एक स्थान है, वहाँ से ये ठप्पा छपाई की शुरुआत हुई थी। और इसमें इसका जो उसमें मतलब आप कह सकते हैं आधा इंच जो होता है, जो लकड़ी पर डिज़ाइन बनी होती है ठप्पा देके मारने के लिए, वो आधी इंच गहरी होती है। तो ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से ठप्पा छपाई को समझा है। आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्राकृतिक रंजक के प्रकार नहीं हैं। प्राकृतिक रंजक के प्रकार नहीं हैं। पहला क्या है कि नील, दूसरा टेसू, तीसरा जामुन, और चौथे नंबर पर क्या है? प्रसारित रंग। तो प्राकृतिक रंजक के प्रकार नहीं है। कौन नहीं है? प्रसारित रंग, ये नहीं है।
प्राकृतिक रंजक के प्रकार नील भी है, टेसु भी है और जामुन भी है, लेकिन ये जो प्रसारित रंग है ये नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर ये चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है कि रिएक्टिव डाई कपड़ों के साथ कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? बॉन्ड, तो रिएक्टिव डाई कपड़ों के साथ कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? पहला ऑप्शन क्या है कि ल्यूको बॉन्ड, ल्यूको बॉन्ड, दूसरा क्या है कोवलेट बॉन्ड, और थर्ड नंबर पर क्या है कि पेप्टाइड बॉन्ड। ना, और आप चौथा आप लिख लीजिए कि इनमें से आल। तो कुछ भी अब इसमें क्या है, रिएक्टिव डाई कपड़ों के साथ कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? ल्यूको बॉन्ड, कोवलेट बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड। तो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं रिएक्टिव डाई? यहाँ पर ये कोवलेट बॉन्ड बनाते हैं, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि एजो डाई को कहते हैं, एजो डाई को कहते हैं, एजो डाई को कहते हैं। एजो डाई के बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। एजो डाई को क्या कहते हैं? आइस डाई बोलते हैं, नेप्थॉल डाई बोलते हैं ना एजो डाई को। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? एजो डाई क्या कहते हैं? रेपिटोजन, रेपिटोजन डाई, और क्या एसीटेट डाई, नेक्स्ट क्या है वोनिक डाई, और उसके बाद सल्फर डाई। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? एजो डाई को, इसको कई नाम से जानते हैं, इसको आइस डाई भी बोलते हैं, नेप्थॉल डाई भी बोलते हैं, और रेपिटोजन भी डाई भी बोलते हैं। किसको? एजो डाई को। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बंधेज यानी टाई एंड डाई किस अवस्था की रंगाई का उदाहरण है? बंधेज जो है यानी आप टाई एंड डाई मतलब किस अवस्था का उदाहरण है? तो पहला ऑप्शन क्या है, ये रेसे की अवस्था, रेसे की अवस्था, धागे की अवस्था ना, कपड़े की अवस्था, और क्या कि लास्ट ऑप्शन क्या है मशीन की अवस्था। अब इसको आप बताइए कि इसमें आप लोग ने अच्छे से पढ़ा होगा बंधेज किस पर की जाती है? बंधेज टाई एंड डाई जिसको बोलते हैं, बंधेज जो है टाई एंड डाई किस अवस्था का उदाहरण है? तो किस अवस्था का उदाहरण है? ये कपड़े की अवस्था का उदाहरण है। यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डाई के घटक हैं, डाई के घटक हैं। पहला क्रोमोफोर, दूसरा ऑक्सोक्रोम, और तीसरे नंबर पर क्या है कि स्थानांतरण, तीसरे नंबर पर स्थानांतरण हो गया। और उसके बाद क्या है कि क्रॉकिंग। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा कि क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम डाई के घटक है। कौन कौन से? क्रोमोफोर है और ऑक्सोक्रोम है और क्या है एक्सोक्रोम। तो यहाँ पर ये आंसर लिख लीजिए कि पहला और दूसरा दोनों
यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये दोनों जो हैं किसके घटक हैं? डाई के घटक हैं, क्रोमोफोर और एक्सोक्रोम ना। इसको भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा है। आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि प्राकृतिक रंग को प्राणिज जगत से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक रंग जो प्राणिज जगत से प्राप्त होते हैं, और सब आप लोगों ने पढ़ा है बहुत अच्छे से। प्राकृतिक रंग जो प्राणिज जगत से प्राप्त होते हैं, हम लोगों ने बैगनी रंग पढ़ा हुआ है ना, कि जो भूमध्य सागर मछली है तो उसमें से क्या, उससे कौन से रंग बनते थे कि बैगनी रंग। उसके बाद हम लोगों ने कीट के बारे में पढ़ा है कि लाल रंग बनता है। तो इसमें बताइए प्राकृतिक रंग जो प्राणिज जगत से प्राप्त होते हैं कौन से? पहला ऑप्शन क्या हो गया कि कॉकनियल कीट, कॉकनियल कीट। दूसरा क्या है? कैक्टस। तीसरा क्या है? स्पाइरुला। और चौथा ऑप्शन क्या है कि स्पाइरुला, उसके बाद कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्राकृतिक रंग जो प्राणिज जगत से प्राप्त होते हैं, यहाँ पर कौन सा सही होगा? पहला कॉकनियल कीट, जिससे रेड कलर प्राप्त हो रहा था ना। इसमें क्या है? ये कॉकनियल कीट है, ये माइक्रो मतलब यहाँ पर ये कह सकते हैं कॉकनियल कीट जो है, इसको कितने कीड़ों को मारकर 7000, कितना? 7000 कीड़ों को मारकर क्या है 5 ग्राम कलर मिलता था। यही हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें 7000 कीड़ों को मारकर, उसके बाद क्या करते थे 7000 कीट को मारकर 5 ग्राम कलर की प्राप्ति होती थी। कौन से? कॉकनियल कीट। कैक्टस पेड़ का नाम है। स्पाइरुला क्या है? एक प्रकार की काई है। ये क्या है? एक प्रकार की काई है, और इसके प्रोटीन का बहुत मतलब अच्छा स्रोत माना जाता है। प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है स्पाइरुला। प्राकृतिक रंग जो प्राणिज जगत से प्राप्त होते हैं, तो कॉकनियल कीट यहाँ पर सही हो जाएगा। ये दोनों भी ऑप्शन आपने समझा, ये दोनों क्या है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एसिड डाई है, तो ये क्या है? ये घुलनशील है, अघुलनशील। एसिड डाई क्या है? घुलनशील है, अघुलनशील है, अर्धघुलनशील है सभी। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये एसिड डाई जो है ये जल में क्या होते हैं कि अच्छे से घुल जाते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे रेसे जो जल के साथ घुलते या अवशोषित नहीं होते कहलाते हैं। पहला क्या है? हाइड्रोफोबिक, दूसरा हाइड्रोफिलिक ना, और हाइड्रोफोबिक। और तीसरे नंबर पर क्या है? फिलामेंट कोई नहीं। तो इसमें क्या है? ऐसे रेसे जो जल के साथ घुलते या अवशोषित नहीं होते हैं उसको बोलते हैं क्या? हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं कि पॉलीमॉइड उदाहरण है। पहला हाइड्रोफिलिक, दूसरे नंबर पर नायलॉन,
तीसरे नंबर पर हाइड्रोफोबिक, चौथे नंबर पर सभी। तो इसमें क्या पूछा गया है, पॉलीमाइड उदाहरण है किसका, तो ये हाइड्रोफोबिक का उदाहरण है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बंगरू किस छपाई का प्रमुख केंद्र है। अभी हम लोगों ने समझा कि बंगरू जो है किस छपाई का प्रमुख केंद्र है। पहला क्या है कि स्टेंसिल, दूसरा ब्लॉक छपाई, तीसरे नंबर पर क्या है कि द्विपक्षीय छपाई और ब्लॉक छपाई। और क्या, ब्लॉक छपाई। चौथा, तो बंगरू किस छपाई का प्रमुख केंद्र है, तो ये ब्लॉक छपाई का प्रमुख केंद्र है। इसको भी हम लोगों ने समझा किसका, ब्लॉक छपाई का ये प्रमुख केंद्र है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेसिस्ट स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग नहीं है। रेसिस्ट स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया कि बाटिक प्रिंटिंग, दूसरा क्या है, दूसरा स्क्रीन प्रिंटिंग है, और तीसरे नंबर पर क्या है, एयर ब्रश प्रिंटिंग है। चौथा क्या है, सभी। तो इस रेसिस्ट स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग नहीं है, यानी अवरोधक छपाई वाली प्रिंटिंग नहीं है। कौन सी, हम लोगों ने बाटिक भी पढ़ा और स्क्रीन प्रिंटिंग भी पढ़ा, जिसमें स्क्रीन पर क्या करते हैं, ढक के उसके बाद डिज़ाइन बनाते हैं, और यानी बैकग्राउंड को ढकते हैं अवरोधक से, बाटिक में डिज़ाइन को ढकते हैं। यहाँ पर एयर ब्रश प्रिंटिंग जो होगी ये सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक वैट रंजक है। कौन सा एक वैट रंजक है। पहला क्या है, इंडिगो, दूसरा क्या है कि हल्दी, तीसरा नमक, चौथा कोलतार। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पर इंडिगो जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टाई एंड डाई हेतु कौन सा कपड़ा उपयुक्त है। डाई हेतु उपयुक्त कपड़ा, पहला क्या है कि सूती, दूसरा नायलॉन, तीसरा पॉलिएस्टर, चौथा क्या है, सभी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, टाई एंड डाई हेतु उपयुक्त कपड़ा कौन सा है, सूती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें मिलान करने वाला ये है, एक तरफ लिखते हैं डॉप रंगाई, दूसरी तरफ क्या है, पहले ये टॉप है, स्टॉक, धागे को रंगना। अब नेक्स्ट साइड क्या देखते हैं, पक्का रंग चढ़ना, रंगों के बर्तन पर फिट। तो देखते हैं कि डॉप रंगाई क्या है, टॉप, डॉप, स्टॉक, तीन हम लोगों ने पढ़ा था ना। तो डॉप रंगाई क्या है, ये पक्का रंग, इस पर क्या होता है, पक्का रंग चढ़ जाता है। तो अब डॉप और क्या है, टॉप और स्टॉक
और क्या, धागे के रंगना। धागे को रंगना क्या है कि रंगों को बर्तन पर क्या करते हैं कि रंगों को बर्तन पर फिट कर देते हैं। स्टॉप रंगाई क्या है, ये उच्च ताप पर रंगाई की जाती है। और टॉप रंगाई क्या है, टॉप रंगाई ऊन की रंगाई होती है। और ऊन की रंगाई में हम लोगों ने पढ़ा था कि वॉस्टर्ड जो ऊन होते हैं उस पर ज़्यादा बेस्ट रंगाई होती है ना, कौन, टॉप रंगाई। आगे देखते हैं कि वैट रंजक का उदाहरण है। ये अभी हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया था कि वैट रंजक का उदाहरण है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रंजक है। प्राकृतिक रंजक है। पहला ऑप्शन क्या हो गया, अधिक पर्यावरण मित्र एवं एलर्जी रहित। दूसरा क्या हो गया, दूसरा देखते हैं, प्रकाश एवं धुलाई के प्रति अधिक पक्के। प्रकाश तीसरा क्या हो गया कि मॉर्डेंट से पक्के होते हैं जो कि पर्यावरण मित्र है। से पक्के होते हैं जो कि पर्यावरण मित्र हैं। चौथा क्या हो गया कि कम महंगे एवं बहुतायत में उपलब्ध। कम महंगे एवं बहुतायत में उपलब्ध। कौन सा ऑप्शन सही होगा, प्राकृतिक रंजक है। तो प्राकृतिक रंजक जो है वो आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा है कि ये अधिक पर्यावरण मित्र होते हैं और एलर्जी रहित होते हैं, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का केमिकल नहीं होता है। ये बिल्कुल प्राकृतिक चीज़ों से ये बिल्कुल अच्छे से बनाए जाते हैं। तो अब इसमें हम लोगों ने अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये भी मिलान करने वाला है। तो एक साइड लिखते हैं बाइंडर्स, दूसरे नंबर पर क्या है, वेटिंग एजेंट, तीसरे नंबर पर क्या है कि हाइग्रोस्कोपिक एजेंट, और चौथा कैरियर्स। दूसरी साइड देखते हैं जिधर मिलान करना है कि प्रिंट के क्षेत्र में पानी की मात्रा बढ़ाता है। प्रिंट के क्षेत्र में पानी की मात्रा बढ़ाता है। प्रिंट के क्षेत्र में पानी की मात्रा बढ़ाता है जिससे कपड़े पर रंग चढ़ने को बढ़ावा देता है, जिससे कपड़े पर रंग चढ़ाने को बढ़ावा देता है। तो देखिए पहला है ना, अभी इसको मिलान करना है। दूसरा ऑप्शन क्या है, इसको देखिए कि पॉलिएस्टर रंगने में प्रयोग लाता है। पॉलिएस्टर रंगने में प्रयोग लाता है। तीसरे नंबर पर क्या है कि रंगने की प्रक्रिया को कम करता है। रंगने की प्रक्रिया को कम करता है। चौथे नंबर पर क्या है कि रंग के पाउडर को घोलने में सहायक। रंग के पाउडर को घोलने में सहायक। लास्ट देखिए पांचवा, इसमें क्या है कि प्रिंटिंग पेस्ट में प्रयोग किया जाता है। प्रिंटिंग पेस्ट में प्रयोग किया जाता है जिससे रंग के कणों को कपड़े पर जुड़ने तक रखता है। जिससे रंग के
कणों को कपड़े पर जुड़ने तक रखता है। चलिए बताइए इसमें कि बाइंडर्स, वेटिंग एजेंट, हाइग्रोस्कोपिक एजेंट, कैरियर्स। देखिए एक एक करके समझते हैं। बाइंडर्स क्या है? प्रिंट के क्षेत्र में पानी की मात्रा को बढ़ाता है। क्या ये पानी की मात्रा को बढ़ाता है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि बाइंडर्स जो होते हैं ये पानी की मात्रा को नहीं बढ़ाते हैं। पॉलिएस्टर रंगने में प्रयोग लाता है, ये भी बिल्कुल गलत है। रंगने की प्रक्रिया को कम करता है, ये भी गलत है। रंग के पाउडर को घोलने में सहायक होता है, ये भी गलत है। प्रिंटिंग पेस्ट में प्रयोग किया जाता है, जिससे रंग के कणों को कपड़े में जुड़ने तक क्या करता है कि रखता है। तो पहले का आंसर क्या हो गया? ये वाला, पहले का 5वां आंसर सही हो जाएगा। वेटिंग एजेंट, यानी वेटिंग एजेंट क्या है? तो वेटिंग एजेंट जो होता है ये रंग के पाउडर को घोलने में सहायक करता है। चौथा, पहले का 5वां, उसके बाद दूसरे का चौथा। अब यहाँ पर हाइग्रोस्कोपिक एजेंट, ये क्या है? हाइग्रोस्कोपिक एजेंट क्या है कि प्रिंट के क्षेत्र में पानी की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे कपड़े पर रंग चढ़ने को बढ़ावा दे सके ना। क्या करता है कि जिससे उसको बढ़ावा देता है। यहाँ पर ये तीसरे का पहला सही हो गया। अब कैरियर्स जो कि क्या है कि ढोने का काम करता था ना। कैरियर्स क्या है? रंगने की प्रक्रिया को क्या करता है? कम करता है। यही कौन कौन से ऑप्शन बचे हैं? ये 3 हो गए, इसी 2 में से। कैरियर्स का क्या है कि ये पॉलिएस्टर को रंगने में प्रयोग में लाता है। कैरियर्स यानी चौथे का दूसरा सही हो गया, चौथे का दूसरा। तो बाइंडर्स क्या करता है? प्रिंटिंग पेस्ट में प्रयोग किया जाता है, जिससे रंग के कणों को कपड़े में जुड़ने तक रखता है। वेटिंग एजेंट की बात करेंगे तो रंग के पाउडर को घोलने में सहायता करता है। उसके बाद हाइग्रोस्कोपिक एजेंट की बात करेंगे तो प्रिंट के क्षेत्र में पानी की मात्रा बढ़ाता है, जिससे कपड़े पर रंग चढ़ाने को बढ़ावा देता है। कैरियर्स की बात करेंगे तो पॉलिएस्टर रंगने में प्रयोग में लाता है कैरियर्स। अब ये क्या है कि आप लोगों का आज ये पूरा प्रिंटिंग जो है वो ख़त्म हुआ, डाइंग ख़त्म हुआ। अब हम लोगों की कुछ चीज़ें और बची हैं। तो आज की क्लास यहीं तक थी, और आप लोगों को क्लास कैसी लगी ये आप लोग ज़रूर से बता दिया करिए, कि इससे मुझे लगता है कि हमको जैसे लगेगा कि हमको समझ में आएगा कि हाँ क्लास कैसी लग रही है आप लोगों के लिए हेल्पफुल है या नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि ये आप लोगों के लिए ये क्लास अगर आप अच्छे से ले लेते हैं, अच्छे से इसको देख लेते हैं, तो आपकी रंगाई और छपाई ये आप लोग क्या है बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और काफ़ी कन्फ्यूज़न जो चीज़ रहती हैं वो भी क्या है कि सारी क्लास जो है, इसीलिए हम बिल्कुल इतना मतलब कई बार रिपीट करके उसको बताते हैं कि इससे आप लोग कभी भूले ना। और आप लोगों का एग्ज़ाम जैसा कि आप लोग जानते हैं आपके सामने है, तो आप लोग क्लास देखिए और क्या है उससे जुड़े हुए क्वेश्चन ज़रूर करिए। तो ये क्लास यहीं तक थी, और मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।